नमस्कार। आज की इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 को समझेंगे, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है। बिल्कुल। और ये भाग हमें बुनियादी तौर पर बताता है कि हमारा देश यानी ये जो संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है वो असल में है क्या। तो चलिए आज इस 3D यात्रा को शुरू करते हैं। संविधान के इस पहले भाग में मुख्य रूप से 2 बातें हैं। पहला, हमारे देश का आधिकारिक नाम और उसका ढांचा, और दूसरा, संसद की वो शक्ति जिससे वो राज्यों की सीमाओं या नामों को बदल सकती है। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है, संसद के पास राज्यों के पुनर्गठन की पूरी शक्ति है। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1। ये बहुत ही भारी भरकम शब्दों में कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा, या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मतलब अमेरिका भी तो राज्यों का एक समूह है, उसे तो फेडरेशन कहते हैं। यहाँ यूनियन शब्द पर इतना जोर क्यों है? इस यूनियन शब्द के पीछे पूरी भारतीय राजनीति का सार छिपा है। अंबेडकर जी ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि भारत एक फेडरेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आए और उन्होंने आपस में एक समझौता किया। अच्छा, मतलब एक अग्रीमेंट किया कि चलिए मिलकर देश बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए खुद को राज्यों में बांटा है। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक अंतर है। मतलब अगर इसे एक पहेली या पजल की तरह देखा जाए। हाँ, पजल वाली उपमा बहुत सटीक है ना? तो अमेरिका ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े खुद आकर जुड़े हैं, लेकिन भारत एक ऐसा बड़ा बोर्ड है जिसे बाद में छोटे टुकड़ों में काटा गया है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, इस यूनियन वाले ढांचे में किसी भी राज्य को भारत से अलग होने यानी सेसीड करने की कोई आजादी नहीं है। मतलब कोई भी टुकड़ा अपनी मर्जी से बोर्ड छोड़कर नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। राज्य अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि हम कल से एक अलग देश है। इसी वजह से भारतीय ढांचे को अक्सर एक अविनाशी संघ कहा जाता है। राज्य संघ को किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते। समझ गया। लेकिन इस राज्य क्षेत्र में आखिर गिना क्या किया जाता है? क्या इसमें सिर्फ वो राज्य आते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं? तीसरा बिंदु सच में चौंकाने वाला है, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। मतलब 1950 में ही निर्माताओं ने सोच लिया था कि भारत का आकार यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। जी हाँ, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत भविष्य में संधि के जरिए या खरीद कर नए क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले सकता था। अनुच्छेद 1 पहले से ही उस आने वाले क्षेत्र के लिए एक खाली कुर्सी सुरक्षित करके रखता है। अरे वाह! तो अगर कोई राज्य अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता और भविष्य के लिए जगह भी खाली है, तो सवाल उठता है कि किसी नए बाहरी क्षेत्र को भारत में लाया कैसे जाएगा? और यहीं से हम अनुच्छेद 2 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 2 संसद को वह शक्ति देता है जिसके जरिए वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती है। एक तरह का वेलकम गेट या स्वागत द्वार मान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पूछना चाहूंगा, मतलब अगर कल को कोई नया विदेशी भूभाग भारत का हिस्सा बनना चाहे, तो क्या ये शक्ति सीधे तौर पर सिर्फ संसद के पास है? क्या इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया नहीं है? ये उलझन बहुत आम है, लेकिन संविधान ने बाहरी क्षेत्रों के प्रवेश की ये शक्ति स्पष्ट रूप से केवल संसद को दी है। संसद कानून बनाकर इन क्षेत्रों का विलय कर सकती है। इतना आसान? हाँ, क्योंकि किसी बाहरी भूभाग को शामिल करना एक कूटनीतिक निर्णय होता है। अगर प्रक्रिया बहुत जटिल होती तो निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती। उदाहरण के लिए, जब सिक्किम को भारत में पूरी तरह से शामिल किया गया 1975 में शायद। जी, 1975 में, तो वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए ही संभव हुआ था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद 2 बाहर से अंदर आने वालों के लिए है, विदेशी या नए क्षेत्र को मिलाना। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब स्थिति बदलते हैं। बाहर से तो हमने क्षेत्र ले लिया, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब हंगामा घर के अंदर ही हो रहा हो, जब अंदर ही राज्यों का नक्शा बदलना हो? तब अनुच्छेद 3 की भूमिका शुरू होती है, जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मानचित्र से जुड़ा हुआ है। इसके तहत संसद किसी वर्तमान राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, या एक राज्य को काटकर नया राज्य बना सकती है।
जैसे हाल के वर्षों में हमने तेलंगाना या जम्मू कश्मीर के मामले में देखा। सही कहा। अक्सर लोग अनुच्छेद 2 और 3 में उलझा जाते हैं। तो इसे सरल बनाते हैं, एक रूपक इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ऐसा है कि अनुच्छेद 2 का मतलब है घर में बाहर से नया कमरा जोड़ना? हाँ। और अनुच्छेद 3 का मतलब है घर के अंदर ही दीवारों को खिसकाकर कमरों का आकार बदलना, या एक कमरे को बीच से दीवार खड़ी करके 2 में बांट देना। ये अंतर एकदम सटीक है। अनुच्छेद 2 यानी बाहर से अंदर आना, और अनुच्छेद 3 यानी अंदर ही अंदर बदलाव। तो अनुच्छेद 2 से बाहर वालों को अंदर लाया गया और अनुच्छेद 3 से अंदर वालों को व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, अगर किसी राज्य को बांटना इतना बड़ा कदम है तो इसे लागू करने की कानूनी प्रक्रिया तो बेहद जटिल होनी चाहिए, है ना? लोहे के चने चबाने जैसी। यही तो अनुच्छेद 4 आता है। हाँ? और हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल भी जटिल नहीं है। वही तो। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव केवल साधारण बहुमत से किए जाते हैं, अंग्रेजी में सिंपल मेजॉरिटी। जी। और ध्यान रहे, इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, जिससे ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? मतलब ये कि संसद में उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनके 50% से एक ज्यादा की सहमति चाहिए, आधे से एक ज्यादा। रुकिए, देश का नक्शा बदलना इतना आसान है बिना किसी जटिल संविधान संशोधन के? क्या ये राज्यों के लिए असुरक्षा की भावना पैदा नहीं करता? डर तो स्वाभाविक है। सैद्धांतिक रूप से ये राज्यों के लिए असुरक्षा पैदा कर सकता है। इसीलिए विद्वान भारत को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब संघ कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं, उनकी सीमा स्थायी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि भविष्य में देश की प्रशासनिक व्यवस्था लचीली रहे। अगर इसके लिए बहुत भारी बहुमत चाहिए होता तो भाषाई या क्षेत्रीय विवाद कभी सुलझ ही नहीं पाते, देश वहीं अटक कर रह जाता। प्रशासनिक जड़ता आ जाती। हाँ, हालांकि एक सुरक्षा कवच है। कोई भी ऐसा बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए और वो संबंधित राज्य की विधानसभा से उनकी राय मांगते हैं। लेकिन क्या वो राय मानना संसद के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फैसला तो संसद ही करती है। तो कुल मिलाकर संघ की एकता लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन अंदरूनी ढांचा रबर की तरह लचीला है। यही अनुच्छेद 1 से 4 का असली दर्शन है। वाह! अब जबकि हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक के सारे रहस्य सुलझा लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। एक छोटा सा 3D पॉपअप क्विज टाइम हो जाए। बिल्कुल, रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं, आप बस जवाब देते जाना। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। सही। नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। एकदम सटीक। नाम या सीमा बदलना किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 3 में आता है। और आखिरी सवाल, इन बदलावों के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसके लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए। क्या बात है। तो ये था संविधान का भाग 1। ऐसी ही मजेदार पढ़ाई के लिए स्टडी विद ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, रटने के बजाय समझने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। आपकी सीखने की ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।